तो आज हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आज हम देखते हैं एक्सेल। तो एक्सेल ओपन करने के लिए वही सेम स्टार्ट, और आप देख सकते हैं यहाँ पे रखा हुआ है एक्सेल। ठीक है, क्लिक करते हैं। तो सबसे पहला स्क्रीन ये आता है जैसे वर्ड में हमको मिला करता था, है ना। वर्ड में आप लोगों को याद होना चाहिए, हमको यहाँ पर देखने को मिलता था ब्लैंक डॉक्यूमेंट, जो कि अब क्या देखने को मिलता है, देखिए ब्लैंक वर्कबुक। ठीक है, तो यहाँ पे वर्कबुक, वहां पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो ये मैं क्लिक करता हूँ इसको और ये हमारे पास ये ओपन हो गया। ठीक है, तो सबसे पहला ये स्क्रीन है हमारे पास एक्सेल का। थोड़ा सा हम जान लें इन चीज़ों के बारे में। जैसा हमने वर्ड पढ़ा वैसे ही सेम बहुत सारी चीज़ें आपको वही सेम चीज़ देखने को मिलेगा। जो हमारे पास ये एरिया रखा हुआ है ग्रीन, ये क्या है हमारा टाइटल बार। हमने पहले ही बहुत बार पढ़ा हुआ है, ऊपर टॉप वाले एरिया को टाइटल बार कहते हैं। मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज का ऑप्शन दिया हुआ है। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक्सेल बता रहा है। और दूसरा यहाँ पर आप देखो वर्ड में क्या नाम मिलता था, डॉक्यूमेंट 1 डॉक्यूमेंट 2, यहाँ पे बुक 1 बुक 2 इस तरह से नाम देता है। दूसरा लास्ट क्लास में ही मैंने बताया था, ये हमारा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, वही सेम वर्ड की तरह। दूसरा अगर इसके नीचे हम देखें तो आप देखेंगे नीचे यहाँ पर दिया हुआ है वही सेम चीज, हमारा मेन्यू। देखिए होम टैब, इंसर्ट टैब, है ना, ड्रॉ टैब, पेज लेआउट, ऐसे वही सेम सारी चीजें। थोड़ा सा फर्क है यहाँ पर जरा सा, कि यहाँ पर आप देख सकते हो एक हमको एक्स्ट्रा फॉर्मूला फॉर्मूला टैब मिला हुआ है। दूसरा इसको तो हम रिबन ही कहते हैं। ठीक है, ठीक, अगर हम यहाँ पर कुछ नया देखने को मिलता है तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो रिबन के नीचे आप देखिएगा यहाँ पर एक नया सेक्शन आपको देखने को मिलता है, ये है ना। ये हमारे पास वर्ड में नहीं था, यहाँ पर एक्सेल में। और यहाँ पर भी ये दो पार्ट में है, याद रखिएगा। यहाँ से ये डिवाइड हुआ है इस जगह से यहाँ पे। ठीक, तो ये जो सेक्शन है ये अलग बॉक्स है, और दूसरा ये। अगर मैं इसको बताऊं तो ये हमारा फॉर्मूला बार, क्या नाम है इसका, फॉर्मूला बार। और ये जो है हमारा ये जो बॉक्स दिख रहा है इसको हम कहते हैं नेम बॉक्स। ठीक है, दोनों का अलग नाम है, तो दोनों का अलग यूज है। तो ये है नेम बॉक्स और ये है हमारा फॉर्मूला बार। देखिएगा मैं यहाँ से स्केप करता हूँ, माउस पॉइंटर इस पे रखता हूँ, तो आप देखना यहाँ पर मैसेज भी आएगा, देखिए फॉर्मूला बार। हम जो भी फॉर्मूला देंगे वो आपको यहाँ पर दिखाई भी देगा, और यहाँ पर आप फॉर्मूला लिख भी सकते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो बॉक्स है उसका नाम है, देखिए नेम बॉक्स। एक्चुअल में ये क्या करता है, ये हमको नेम बताता है। ठीक है, किसका नाम बताता है, ये जितने सारे बॉक्सेस दिख रहे हैं यहाँ पे, जिनको हम क्या कहते हैं, सेल, है ना। हमने वर्ड में सीखा था टेबल बनाते वक्त, हर छोटे छोटे बॉक्सेस को हम टेबल के अंदर के बॉक्सेस को क्या कहते हैं, सेल। तो यहाँ पर जितने भी सेल्स हैं उन सभी का अपना एक यूनिक नेम है, जिसको हमको ये बताता है। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास ये दो बॉक्स हैं, और इन दोनों बॉक्स के बीच में देखिए एक छोटा सा 3 डॉट हमको दिखाई दे रहा है। इससे हम क्या कर सकते हैं, इनका साइज, यानी कि इनको हम बड़ा छोटा करके, साइज नहीं बोलूंगा मैं, इनका सेक्शन बड़ा छोटा कर सकते हैं। जैसे मैं इस पे रखता हूँ, देखो माउस पॉइंटर, ये एरो बन गया, देखिए डबल साइड। अब क्लिक प्रेस करके इसका सेक्शन को बड़ा, या फॉर्मूला बार के सेक्शन को बड़ा, इस तरह से छोटा बड़ा हम इसका सेक्शन कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। ठीक है, तो ऐसे ही हमको दिया हुआ है। दूसरा हम नीचे आए, इसके ठीक नीचे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमको मिला हुआ है ये शीट। जैसे वर्ड में हमको क्या मिलता था, पेज, यहाँ पे हमको मिलता है शीट। आप अगर देखें तो यहाँ बॉटम में लिखा हुआ भी देखने को मिलेगा, देखिए शीट 1। तो यहाँ एक्सेल में हायर वर्जन में हमको यहाँ पे सिर्फ एक शीट देखने को मिलता है यहाँ पर। लेकिन ओल्ड वर्जन अगर आप देखेंगे, जैसे कि हमारा 2007 वर्जन है ना, 2007 वर्जन को देखोगे तो यहाँ पे 2007 वर्जन तक यहाँ पे क्या था, 3 शीट बाय डिफॉल्ट मिला करता। ठीक है, यहाँ पे एक मिला है, जबकि हमको पहले पुराने वर्जन में 3 शीट्स मिलते थे। ऐसा नहीं कि हमको 3 शीट मिला है या हम 3 शीट और ले नहीं सकते। तो यहाँ पर आपको प्लस का साइन भी देखने को मिलेगा, यहीं बॉटम में देखिए प्लस का साइन है। आप इसको क्लिक करके आप एक्स्ट्रा शीट ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम शीट बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ा सकते। तो एक भी दिया तो भी चलेगा, 3 दिया था तो भी चलता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं थोड़ा सा, ये जो हमको शीट मिला हुआ है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जाने। तो ये देखिए कैसा बना हुआ है, ये शीट बॉक्सेस में है ना, ऐसे कॉलम रोज इसमें बना हुआ है, छोटे छोटे बॉक्सेस हैं। इसी तरह का पेज आपको स्टेशनरी वालों के पास मिल जाएगा।
है ना? अगर आप जाकर मांगेंगे तो आपको वो इसी तरह का शीट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, रो कॉलम बना हुआ, और उसको हम कहते हैं स्प्रेड शीट। ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको इसको हम कहते हैं स्प्रेड शीट, जिसमें ऐसे बॉक्सेस बने हुए होते हैं। इसी वजह से यहाँ पर हम वर्ड को क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन कहते हैं, वैसे यहाँ एक्सेल को हम कहते हैं स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसको, या मैं लिखूं वर्ड, वर्ड को हम क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन। ठीक है, ऐसे ही हम एक्सेल, एक्सेल को इसीलिए जैसे मैंने बताया क्योंकि ये शीट की वजह से, शीट क्योंकि बॉक्सेस में बने हुए और उसको स्प्रेडशीट कहते हैं, तो इसीलिए हम इसको स्प्रेडशीट एप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास, इनको याद रखिए, कई बार क्वेश्चन में भी आता है कि भाई वर्ड को क्या एप्लीकेशन कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन कहते हैं। एक्सेल को कौन सा एप्लीकेशन बोलते हैं, तो उसको हम स्प्रेडशीट एप्लीकेशन कहते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वो क्या है, तो वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को क्या कहते हैं हम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो वैसे ही इनको हम डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन और एक्सेल को स्प्रेडशीट एप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है, तो क्यों कहते हैं ये हमने देख लिया। अब ये जो शीट है इसके बारे में थोड़ा सा जाने। आप देख सकते हैं ये जो शीट बना हुआ है किस बेस पे बना है, कॉलम्स और रो के बेस में। रो किसको कहते हैं, आप देखिए, ये इसको रो कहते हैं ना, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट टू राइट जो जा रहा है, और ऊपर से नीचे की तरफ आता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम। और हर एक कॉलम, जैसे ये मैंने नीचे की तरफ लिया, इस कॉलम का नाम है देखो सी, इस कॉलम का नाम है देखो डी, है ना, नंबरिंग किया हुआ है। कॉलम्स को अल्फाबेटिकली नंबरिंग किया गया, ए बी सी डी इस तरह से देखिए जाता जा रहा है। और रो को नंबर में नंबरिंग किया गया, 1 2 3 4। ठीक है, तो इस तरह से अब सबसे पहला जानना ये जरूरी है कि आखिर इसमें टोटल कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पर रखूं सबसे पहले वाले सेल पे, और डाउन की तरफ हम इधर उधर कैसे जा सकते हैं, कीबोर्ड में एरो कीज बने हुए हैं ना, अप डाउन लेफ्ट राइट जाने के लिए एरो कीज है, उसी से हम अप डाउन जा सकते हैं। तो ये मैं डाउन की तरफ जाता हूं तो देखो ये जाता जा रहा है। अगर मैं प्रेस करके रख दूं तो स्पीड से जाएगा, और स्पीड से कितनी दूर, बहुत दूर तक जाता जाएगा। आपको लगेगा कि अरे इसका एंड क्यों नहीं हो रहा है, नीचे तक जा रहे हैं तो, है ना, ये खत्म कब होगा। तो हमको कितना बड़ा शीट मिला हुआ, बहुत बड़ा। जो हमारा ओल्ड वर्जन था, देखिएगा ओल्ड वर्जन मैं यहाँ पे आपको बताऊं, जो हमारा शीट में, जैसे मैं यहाँ पे रो और दूसरा कॉलम्स। ठीक है, हमारे पास कितने रोज थे पुराने और कितने रोज हैं नए, मैं बता दूं। तो हमारे पास, जो हमारे पास ओल्ड वर्जन हुआ करता था, जितने भी ओल्ड वर्जन, उसमें कितने रो हुआ करते थे, उसमें हुआ करते थे 65,536। काफी ज्यादा ना, 65,000, 65,000 लगभग, है ना। तो 65,000 इतने क्या होते थे रोज। कॉलन कितने होते थे, कॉलन होते थे 256 कॉलन। देखो रो कैसे, ये 1 2 3 4 करें तो ये 65,000, 65,000। और इस तरह से ए बी सी डी को अगर हम काउंट करें तो कितने होते थे, 256। इन चीजों को थोड़ा सा याद भी रखना है, या लिख के रख लो या जैसा भी, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह की चीजें आती भी हैं। और इसी तरह से न्यू वर्जन में, न्यू वर्जन, जो न्यू वर्जन है उसके अंदर हमको कितने मिलते हैं, तो देखिए 10,48,576। देखिए कितने हुए, देखो नए वर्जन में। जैसे अभी जो हमारे पास ये एक्सेल ओपन है, इसके अंदर कितने रोज होंगे, देखिए कितने, लगभग 10.5 लाख, है ना, लगभग 10.5 लाख हमारे पास क्या है, रोज है। तो कॉलन भी तो बढ़ा होगा ज्यादा, तो हमारे पास कॉलम्स कितने हैं, तो 16,384, 16,384 कॉलम्स। ठीक है, तो इतने बड़े शीट हमको मिला हुआ है, देखिएगा कितना बड़ा होगा, सोचो। इतना बड़ा शीट तो नॉर्मल, अगर आप नॉर्मल कहीं काम करेंगे तो शायद इतना बड़ा शीट आप यूज भी ना करें, है ना, इतना बड़ा शीट है हमारे पास। अब यहाँ पर मैं आपको चलो दिखाऊं, जब भी आप एक्सेल ओपन करेंगे तो आपका सबसे पहला सेल कौन सा सेलेक्ट होता है, A1। देखिए अब जैसे मैंने बोला इसमें रो कॉलन होते हैं, तो रो कॉलन हर एक सेल का, मैंने जैसे ये भी बोला कि हर एक का अपना एक यूनिक नेम होता है। वो नेम किस बेस पे बनता है, जहां पर ये कॉलन और रो एक दूसरे को कट करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं दोनों जब एक दूसरे को उस जगह पे मिलते हैं,
है ना। रो और कॉलम जिस जगह पे वो आपस में मिलते हैं उस सेल का अलग नाम। देखो ये कॉलम हुआ बी और ये हुआ 5, तो इस सेल का नाम क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा B5, ये हुआ बी और ये 5। रो और कॉलम जिस जगह पे मिलेंगे जिस सेल पे, वो उसका नाम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे रखा तो इसका क्या नाम होगा? C2। तो देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ आ रहा है, इसीलिए उसका नाम नेम बॉक्स है और वो यही चीज बताता है। हर सेल को जिस पे आप रखोगे, ये D और ये 4, सिंपल है। जहां पर भी रो कॉलम मिलेंगे वो उसका नाम हो जाएगा और वही नाम आपको यहाँ पे दिखाई देता है। और इन्हीं सेल्स के नंबर्स को ही यूज किया जाता है फॉर्मूला में, याद रखिएगा सभी। हमको वैसे लिखने का जरूरत नहीं पड़ता, ना के बराबर पड़ता, लेकिन लिखना भी पड़े तो हम इसको देखकर तो समझ सकते हैं ना कौन सा सेल, और यहाँ पर दिखा भी रहा होता है। तो इन्हीं से हम क्या करते हैं, इन्हीं नंबर्स को यूज कहाँ पे करेंगे? फॉर्मूलाज। ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा हमारा सबसे पहला, जब भी आप एक्सेल ओपन करोगे तो कौन सा सेल हमेशा सेलेक्टेड रहेगा? देखो A1 बाय डिफॉल्ट A1। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा सेल बाय डिफॉल्ट हमेशा सेलेक्टेड रहता है जब आपका एक्सेल ओपन होता है, तो क्या बोलोगे? A1। जब भी ओपन करोगे तो हमारा कर्सर कहाँ पे मिलेगा? ऐसे A1 पे। देखो A1 हमेशा। अब मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ रोज एक्चुअल में जो मैंने यहाँ पे लिखा क्या वो है या है, तो हम कैसे देखेंगे, क्योंकि नीचे जाते जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमारे पास एक शॉर्टकट की है, कंट्रोल डाउन एरो की, है ना। क्या है हमारे पास? कंट्रोल कंट्रोल प्लस डाउन एरो की, है ना। इसको हम यूज करेंगे नीचे जाने के लिए, सीधा कहां पे? एंड, सबसे एंड रो पे जाने के लिए। तो जैसे मैं यहाँ पे रखता हूँ, देखिए ये ऊपर रखा, कंट्रोल बटन दबाया और डाउन एरो की मैंने प्रेस कर दिया और ये सबसे नीचे मैं पहुंच गया, सबसे लास्ट रो में। देखिए लिखा हुआ है 10,48,576। ठीक है। और फिर से ऊपर जाना है तो फिर कंट्रोल अप एरो की, तो सीधा मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल अप एरो की और मैं सीधा पहुंच जाऊंगा सबसे टॉप में। ठीक है। तो ऐसे हम अप डाउन, अब इसी तरह से एंड पे जाना है तो एंड पे भी जा सकते हैं। एंड पे जैसे मैंने बोला, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ABCD से है ना, कॉलम्स को कैसे बता रहा है? ABCD। तो ये कॉलम, तो ये तो मैंने नंबर्स में लिख दिया, तो एक्चुअल में यहाँ पर ये A से लेकर किस तरह से नंबरिंग होगा इसका? तो यहाँ पर मैं बताऊं, ओल्ड वर्जन में A टू IV तक ये गया हुआ है। ओल्ड वर्जन में A से लेकर IV, और नए वर्जन में A टू XFD तक गया है। देखिए क्या लिखा है मैंने? A से लेकर IV तक, और दूसरा न्यू वर्जन में A से लेकर XFD। अब ये नंबरिंग कैसा होता है जो ऐसा लिखा हुआ है? A से Z तो आप लोगों को पता होगा, ABCD Z, लेकिन उसके बाद तो आप देखिएगा यहाँ पर मैं लेकर चलूं, ये लास्ट इस तरफ मैं जाऊं तो आप देखना जैसे इसका XYZ खत्म हुआ, ये XYZ खत्म हुआ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं X जैसे ही Z खत्म हुआ उसके बाद नंबरिंग कैसा स्टार्ट हो गया? AA, फिर AB, AC, मतलब A का सीक्वेंस चलने लगा Z तक। फिर इसी तरह से अगर मैं आगे चलूं तो आप देखना A का खत्म होने के बाद फिर किसका चलेगा? B का। देखिए B का चलना स्टार्ट हुआ, फिर B का खत्म होगा, फिर सीक्वेंस किसका चलेगा? C का, फिर D का। ऐसे करते करते ये कहां तक गया हुआ है? X D तक। नए वर्जन में, ये वाले कंप्यूटर में जो है हमारे पास नया वर्जन, उसमें ओल्ड वर्जन में IV तक। जैसे मैं लेकर चलूं एंड, तो क्या करूंगा? कंट्रोल राइट एरो की, ये मैंने कंट्रोल राइट एरो की प्रेस किया और आप देख सकते हैं यहाँ लास्ट में XFD। ठीक है। तो यहां तक ये गया हुआ है, तो इसको हमको ऐसे ही नंबरिंग नहीं दिया हमको, इसी तरह से। तो अब इसको क्या, अगर मुझको वाकई में पता करना है कि ये XFD तक गया है और इसका कितना है, इसका है हमारा 16,384, मैं ये कहां से बता रहा हूं फिर, है ना। क्योंकि इसको गिनते गिनते तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, कहीं तो कुछ लिखा हुआ होना चाहिए जिससे हमको पता चले एक्चुअल में इसका। तो ये चीज हमको पता करना है एक्चुअल में कितने रो कितने कॉलम है, यहीं पे रहते रहते तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये छोटा सा A और 1 के ऊपर एक छोटा वाला एरो वाला, देखिए बॉक्स बना हुआ दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, सभी को पता चल रहा है मैं किसको बोल रहा हूँ? ये ऊपर A और 1 के ऊपर जस्ट ये छोटा सा एरो बना हुआ देखिए, है ना। इसी पे मैं माउस पॉइंटर रखूंगा और क्लिक प्रेस करूंगा और मैं दबा के रखा रहूंगा। आप लोग इस जगह पे देखना, ये वाले बॉक्स में देखना, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ इसको, इस बॉक्स में देखना वो नंबर्स दिखाई देंगे। ये मैंने माउस पॉइंटर यहाँ रखा, क्लिक किया तो देखिए लिखा हुआ आ रहा है 10,48,576 R। R से मतलब रो,
और 16,384 सी से मतलब कॉलन। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, कॉलम्स कितने हैं ये। ठीक है, किसी भी जगह ओल्ड वर्जन में काम कर रहे हैं या न्यू वर्जन में आपको पता करना है। न्यू वर्जन में तो यही मिलेंगे आपको, इससे ज्यादा या कम नहीं मिलेगा। ओल्ड वर्जन में इससे कम, जो कि मैंने बताया कितना रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए तो इस तरह से आप इस बटन को क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो ये पता कर सकते हैं। दूसरा चीज, आपको पूरा शीट, जैसे हमने सीखा था ना कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, वैसे ही पूरा शीट अगर आपको सेलेक्ट करना है तो भी आप इसी बटन का यूज कर सकते हैं। ये मैंने क्लिक किया, देखिए पूरा शीट सेलेक्ट हो गया। तो एक साथ पूरा शीट सेलेक्ट करना है। क्यों करना है? हो सकता है फॉन्ट साइज बड़ा करना चाहते हो, क्योंकि आप देखिएगा जब भी आप न्यू शीट लेते हैं तो देखिए कितना छोटा छोटा बॉक्स आता है। अब इतने छोटे बॉक्स में हम काम कैसे करेंगे, थोड़ा तो बड़ा करेंगे ना, एकदम भी छोटे छोटे थोड़ी ना वर्क करेंगे उसमें। तो आप इसको सेलेक्ट कर लिया, ये कंट्रोल ऑल हो गया है ना। और उसके बाद फिर ये फॉन्ट साइज तो हमने पहले ही सीखा हुआ है कैसे बड़ा छोटा करते हैं, ये मैंने साइज बड़ा कर दिया, ये फॉन्ट साइज बड़ा हो गया। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है हमारे पास कि ये सेल का साइज बहुत छोटा हो गया। फॉन्ट साइज मैंने बड़ा कर दिया, लेकिन सेल का साइज तो काफी छोटा है ना। तो मैं चाहूंगा कि सारे के सारे जितने भी सेल्स हैं उन सभी का, पूरे याद रखिएगा पूरे शीट का, है ना, पूरे शीट का सेल का साइज मैं बड़ा करना चाहता हूं। तो फिर वही सबको सेलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद यहाँ पर ए बी या सी डी या किसी भी, कोई भी यहाँ पे अल्फाबेटिकली जो नंबरिंग किया गया है उनके बीच के लाइन को देखो, माउस पॉइंटर सी और डी के बीच रखता हूं तब, है ना, याद रखिएगा सी और डी के बीच का लाइन, नीचे का लाइन पे नहीं, यहाँ पे का नहीं, ठीक है। ये ऊपर हेडिंग्स का इस लाइन के बीच में रखता हूं तो देखो माउस पॉइंटर चेंज होता है। यहाँ पे कहीं पे भी किसी के भी बीच में आप माउस पॉइंटर रखो और क्लिक प्रेस करके इसको जितना बड़ा करना है वो करते जाओ। देखो एक लाइन दिखाई दे रहा है ना जो आगे बढ़ रहा है, देखो इस तरह से, और साथ ही ऊपर विड्थ भी बता रहा है, देखिए कितना साइज में बढ़ेगा। तो इस तरह से आप साइज बड़ा कर लो। जैसे ही आप छोड़ोगे आप देखोगे सारे के सारे चेंज हो गए, देखिए सभी का विड्थ एक साथ बढ़ गया। एक साथ सभी का विड्थ बढ़ाना है तो आप कंट्रोल ए कर लो या फिर ये बटन दिया इसको क्लिक करके फिर उसके बाद खींच लो। दूसरा, रो को भी अगर हाइट भी आपको थोड़ा बड़ा करना है तो वही सेम चीज आप यहाँ पर देख सकते हो 1 और 2 के बीच में यहाँ पे, ठीक है, 1 और 2 के बीच में यहाँ पे देखिए माउस पॉइंटर रखने से चेंज हो रहा है। ये किसी भी एक के, ऐसा नहीं कि 1 और 2 के बीच में या 3 और, किसी भी एक के बीच में आप माउस पॉइंटर रखना और क्लिक प्रेस करके इसको खींच लेना जितना आपको हाइट चाहिए। और जैसे ही आप छोड़ोगे पूरे शीट का रो और हाइट ऐसे आप बदल सकते हो, सबका एक साथ, ठीक है। लेकिन क्या हो अगर आपको किसी एक ही रो का बढ़ाना है या 2 रो का बढ़ाना है या 2 कॉलम का ही सिर्फ बढ़ाना है तो कुछ नहीं, सिंपल माउस पॉइंटर देखिए मैं ई और एफ के ऊपर, ई के ऊपर रखता हूं, देखो ग्रीन कलर में सेलेक्ट हो रहा है ना, किसी भी नंबर पे मैं रखूंगा कॉलम पे, ये मैंने यहाँ पे रखा तो जैसे ही मैं इस पे रखूंगा देखो एरो भी बन रहा है। क्लिक करता हूँ, क्लिक करने का मतलब अब ये सेलेक्ट हो गया देखिए। और ये सेलेक्ट किसको किया, ई वाले कॉलम पूरा टॉप टू बॉटम 1 से लेके वो 10.5 लाख तक है ना रो, जो लास्ट रो है वहां तक उसने सेलेक्ट कर लिया। अगर आपको कभी ऐसे टॉप टू बॉटम पूरे शीट का अगर आपको सेलेक्ट करना है तो इस तरह से आप करेंगे। अगर आपको एफ को भी सेलेक्ट करना है तो आप यहीं पे रखिए माउस पॉइंटर, क्लिक प्रेस करके आप इस तरह से सेलेक्ट कर लो। ऐसे आप सेलेक्ट करते ऊपर ऊपर सेलेक्ट करते हुए जाइए, माउस पॉइंटर मूव करते हुए क्लिक प्रेस करके, तो ऐसे आप पूरे टॉप टू बॉटम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इन्हीं में से किसी के भी, इन्हीं में से किसी भी के माउस पॉइंटर रखिए ऐसे मिडिल पे और क्लिक प्रेस करके ऐसे बढ़ा लो। बड़ा करना हो तो सिर्फ उतना ही एरिया देखिए बड़ा हुआ, बाकी इधर का देखिए नॉर्मल छोटा है। सेम ऐसे ही आप यहाँ पर 1 2 3 4 लिखा हुआ, इनमें से किसी का भी रो सेलेक्ट कीजिए। देखिए मैंने 5 पे रखा, क्लिक किया, 5th रो सेलेक्ट हो गया, लेफ्ट टू राइट है ना, लेफ्ट से स्टार्ट और एंड राइट के लास्ट वाले कॉलम तक। क्लिक प्रेस करके इसको इस तरह से आपको जितना सेलेक्ट करना है वो कर लिया। तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए दिया हुआ, तो ये तरीका हुआ सेलेक्ट करने का और बड़ा छोटा करने का। दूसरा तरीका मैं आपको बता दूं, जैसे मैं यहाँ पर इसको थोड़ा साइज बड़ा करता हूँ और यहाँ पर अब मैं लिखता हूँ सिंपल कंप्यूटर, ये मैंने लिखा, ठीक है। मैंने जब लिखा इस पे कौन से सेल पे रखा देखिएगा, मैंने कोई भी एक सेल मैंने सेलेक्ट किया, ये सेल सेलेक्ट किया और इस पे जब मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ देखिए कंप्यूटर, चलो मैं पूरा लिखता हूँ, जेनी कंप्यूटर्स, ये मैंने लिखा। अब मैंने साइड पे यहाँ कहीं पे भी मैं क्लिक कर देता हूँ, ये मैंने क्लिक कर दिया। अब आप कैसे पता, आपको क्या लग रहा है कि क्या ये यहाँ पर देखिए कौन सा सेल है, यहाँ पर ये G2, G2, फिर ये H2, फिर ये HI, क्या इन सबके ऊपर ये टाइप हो गया होगा अंदर? तो ये कहाँ पे टाइप हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इसी G वाले जिस सेल को मैंने सेलेक्ट किया था, सिर्फ उसी सेल पे ये टाइप हुआ है, याद रखना।
जैसे मैंने फिर यहाँ पे क्लिक किया और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंप्यूटर। अब ये मैंने क्लिक किया, साइड में नीचे क्लिक किया, तो मैंने कौन से सेल, इस सेल में लिखा, इस सेल का नाम क्या है, G4, इस सेल का नाम था G4। तो ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा कंप्यूटर, वो सिर्फ और सिर्फ G4 के अंदर टाइप हुआ है। और ये सेल कहाँ टाइप हुआ, G2 के अंदर। ये दिख रहा ऐसा है कि कि वो दूसरे के अंदर भी चला गया, यानी H वाले कॉलम में भी चला गया, I पे भी चला गया, ये वाला H वाले पे भी चला गया, ऐसा वो दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसके बाजू वाला सेल खाली है। ठीक है, बाजू वाला सेल क्या है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सिंपल सा छोटा सा वर्ड लिखता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया वेब। देखिए ये छोटा सा सेल, छोटा सा वर्ड मैंने लिखा, तो वो उसी के अंदर आया। तो जो भी मैं अगर बड़ा टेक्स्ट भी लिखूंगा तो वो कहाँ पे लिखा लिखा जाएगा, उसी सेल के अंदर जहां पे मैंने सेलेक्ट किया था। अब इसके बाजू में जैसे यहाँ पे ब्लैंक है, वैसे ही इस सेल के भी बाजू में क्या था, खाली था। तो इसी वजह से जब खाली सेल होता है तो आप जो भी बड़ा वर्ड लिखते हैं वो क्या करता है, वो उसके ऊपर आ जाता है। याद रखिएगा, उसके ऊपर आया, उसके अंदर नहीं गया। याद रखिएगा ना, मैंने टाइप किया कंप्यूटर कहाँ पे, इस सेल पे, ये वाला सेल। देखिए मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करने पे आप देख सकते हैं यहाँ फॉर्मूला बार में इसमें लिखा हुआ कंप्यूटर मिल रहा है, पूरा का पूरा स्पेलिंग। अगर ये बाजू वाले सेल पे क्लिक करूं तो ये ब्लैंक मिलता है, देखिए कुछ नहीं है। मतलब आप सोचोगे कि मैं इसका करेक्शन करना है मुझको स्पेलिंग, और मैं यहाँ पे समझ लो ये POT है उसकी, यानी समझ लो मैं क्या करता हूँ, इसका स्पेलिंग पहले ही गलत कर देता हूँ। चलो ये मैंने गलत कर दिया, ये स्पेलिंग गलत हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसका स्पेलिंग ठीक करना है, तो आप यहाँ पर जाकर डबल क्लिक नहीं करेंगे इसको ठीक करने के लिए, है ना। कहाँ पर जाकर ठीक करने के लिए करेंगे क्लिक, ये वाले सेल पे, क्योंकि हमारा डाटा कहाँ पे है, इस वाले सेल पे लिखा हुआ है। और जो टेक्स्ट यहाँ ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ बाजू में खाली होने की वजह से उसके ऊपर चला गया है, और कुछ नहीं। जैसे आप लोग अपने अपने चेयर में बैठे रहते हैं, बाजू वाला चेयर खाली है तो आप अपना सामान उस चेयर पे रख देते हैं, लेकिन कोई और आता है तो नहीं रख पाते हैं। वैसे ही सेम यहाँ पर समझ लो, बाजू वाला सेल खाली है इसलिए वो उसके ऊपर से चला गया। लेकिन जैसे ही मैं इसके सेकंड वाले सेल पे जाकर कुछ टाइप कर दूं, जैसे मैंने यहाँ पे मॉनिटर टाइप किया और एंटर करता हूं, तो देखिए अब ये कंप्यूटर वर्ड इसके ऊपर नहीं गया, क्योंकि आगे अब खाली जगह ही नहीं है। वो कहाँ चला गया, वो उसी सेल के अंदर ही है। देखिएगा ये सेल के अंदर ही पूरा लिखा हुआ, देखिए मतलब वो छुप गया, क्योंकि छोटा साइज है ना, तो वो उसी के अंदर ही रह गया, अंदर ही चला गया। लेकिन वही वर्ड अब मुझको करना क्या, इसको थोड़ा बड़ा, जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस सेल में देखिए ये जेनी कंप्यूटर्स इस सेल में लिखा हुआ है, इसका बाजू वाला दोनों देखो खाली है। यहाँ पे मैं कुछ और लिख देता हूँ, मैं इसमें भी चलो कंप्यूटर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब जेनी कंप्यूटर्स पूरा लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, ये चलो ये मैं कोई और ही लिख देते हैं, प्रिंटर लिख देता हूँ मैं, प्रिंटर, ठीक है। तो वो कहाँ चला गया, इसी के अंदर ही है, वो अंदर हाइड हो गया क्योंकि स्पेस नहीं। तो ऐसा कभी हो कि आपको स्पेस नहीं मिल रहा है, तो आप याद होगा वर्ड में भी हमने सीखा था ऑटो, ऑटो क्या था, ऑटो विड्थ, है ना, ऐसी कुछ नाम था ना ऑटो विड्थ, जिससे कि हम विड्थ साइज क्या कर सकें ऑटोमेटिक, उसका बड़ा छोटा, ऑटो फिट नाम था। तो ऑटो फिट विड्थ बोलकर दिया था। वैसे ही मैं इसका ऑटो फिट करना चाहता हूँ विड्थ, जितना बड़ा साइज का उसका टेक्स्ट है उतना बड़ा साइज का इसका क्या करना चाहता हूँ, कॉलन का भी विड्थ करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो या तो पकड़कर इस तरह से मैं रखा, क्लिक प्रेस करके इस तरह से मैं बड़ा कर लूंगा, ये मैंने बड़ा किया तो ये बड़ा हो गया साइज। लेकिन मैं इसकी जगह पे मैंने कंट्रोल Z किया, और इसकी जगह पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रखूंगा देखो, और इसको मैं डबल क्लिक करूंगा, ये मैंने डबल क्लिक किया, देखिए हो गया। तो ऑटो फिट करने के लिए हम यूज करते हैं इस तरह से। तो कोई भी टेक्स्ट आप लिखिए किसी भी सेल में, अगर वो सेल छोटा है और आप उसका विड्थ बड़ा करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर के सेल नंबर के बाजू में जो लाइन है उस पर डबल क्लिक करो, तो वो ऑटोमेटिक उसको ऑटो फिट कर देगा। सेम ऐसे ही आपको अगर हाइट, इसका हाइट ज्यादा हो गया है या कम हो गया है और आपका टेक्स्ट का साइज बड़ा है, तो आपको उसका हाइट बराबर करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर रखकर डबल क्लिक करेंगे, तो हाइट भी ऑटो फिट हो जाएगा। तो ऐसे ऑटो फिट करने के लिए हम डबल क्लिक करते हैं इनके ऊपर, ठीक है। तो उसी कॉलन को करेगा, सबको नहीं, उसी कॉलन को, जितने कॉलन को आपने सेलेक्ट किया उसको वो ऑटो फिट करेगा। ऑटो फिट करने का तरीका मैं और आगे बताऊंगा, अभी मैं सिंपल सा वर्क करने के लिए, ताकि आप काम करना तो स्टार्ट करें उसमें, इसके लिए मैं बता रहा हूं। तो थोड़ा थोड़ा, अब जैसे ये हमने कर लिया, अब मैं यहाँ पर क्या करना चाहूंगा, जैसे मुझको कुछ लिखना है ना, कुछ टेक्स्ट टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे देखो कितना आसान है एक्सेल में काम करना। आप यहाँ पे कंप्यूटर लिखा, कोई लिस्ट टाइप कर रहे हैं कंप्यूटर, या किसी का नाम का लिस्ट, तो कंप्यूटर, मैंने लिखा मॉनिटर,
एंटर एंटर करेंगे तो नेक्स्ट नेक्स्ट सेल, नीचे डाउन सेल में जाते जाएंगे। आप चाहे तो एरो की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अप डाउन जाने के लिए लिखते वक्त, या फिर टैब बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मॉनिटर, प्रिंटर, ये मैंने लिखा, और जैसे ही मैं फिर से कंप्यूटर लिखना है मुझको, सी टाइप करते ही देखिए कंप्यूटर आ गया। आपको पूरा नहीं टाइप करना है, आप एंटर कर दो। फिर इसी तरह से मॉनिटर टाइप करना है, एम टाइप कर दो, देखो मॉनिटर पूरा आ गया। तो कितना आसान हो जाता है चीजों का लिस्ट बनाते वक्त काम करने के लिए। ठीक इसी तरह से अगर मुझको यहाँ पर 1 2 3 4 लिखना है, तो सिंपल अगर मैं 1 2 3 ऐसे लिखता जाऊं तो टाइम लगेगा ही ऐसा सीरीज बनाने के लिए। तो आप सीरीज भी बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो सीरीज बनाने के लिए हम यहाँ पर सिंपल ये मैंने रखा, और ये मैंने 1 और एंटर किया। देखिएगा यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये मैं माउस पॉइंटर से इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो इसको, इससे पहले एक और चीज मैं बता दूं, तो ये जैसे ये मैंने लिखा कंप्यूटर, अब मैं इनको सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो सेलेक्ट करने का तरीका सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, किसी भी चीज को सेलेक्ट करना है तो माउस पॉइंटर में देखिए प्लस का साइन आ रहा है। अब इस प्लस के साइन से मैं क्या करूंगा, किसी भी सेल को मुझको सेलेक्ट करना है, ये मैं रखा, किसी भी सेल के ऊपर माउस पॉइंटर मिडिल में या इधर पे जहां पे भी सेल के अंदर ही रखना है आपको, और फिर क्लिक प्रेस करके आपको इस तरह से ट्रैक करना है। देखिए हो गया सेलेक्ट। तो इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है, कभी भी याद रखिएगा सेलेक्ट करने के लिए माउस पॉइंटर सेल के अंदर होना चाहिए, फिर क्लिक प्रेस करके आप या तो डाउन या फिर राइट की तरफ, है ना। तो यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए सिंपल माउस पॉइंटर आप किसी भी सेल पे रखेंगे और क्लिक प्रेस करके आप इस तरह से डाउन या राइट ऐसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सेलेक्ट करने के लिए सिंपल तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये 1 लिखा हुआ है, अब मुझको इसको इसी तरह से क्या करना है, नीचे की तरफ 1 1 1 1 फील करना है, ठीक है। तो मैंने ये सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने पे देखिए यहाँ पर रेंज बन गया यहाँ पर, और मैं यहाँ पर माउस पॉइंटर देखो ये छोटा सा डॉट ब्लू कलर का या ग्रीन कलर का है, मैं माउस पॉइंटर उसके ऊपर रखता हूँ, ये चेंज हो गया, देखिए बड़ा प्लस का साइन छोटे प्लस के साइन में चेंज हो गया, ठीक है। अब मैं माउस पॉइंटर यहाँ पे रखता हूँ और क्लिक प्रेस करके इसको मैं नीचे की तरफ खींचता हूँ, तो मैंने किसको खींच रहा हूँ, मैं उस डॉट को, ठीक है। तो जैसे मैं खींचने लगा तो आप देखेंगे वहां पे एक छोटा सा बॉक्स आ रहा है, स्क्रीन टिप जिसको कहते हैं, 1 लिखा हुआ आ रहा है। फिर नीचे आता हूँ, देखो 1, तो ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। अगर किसी भी एक सेल को आप पकड़कर खींचते हैं तो वो क्या करता है, उस वैल्यू को रिपीट करता जाता है जहां तक आपको चाहिए ये। ठीक इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, सेलेक्ट किया, इसको रिमूव, ये सेलेक्ट किया और इसको पकड़कर मैं खींच लूं, तो देखिए कंप्यूटर 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 देखो रिपीट हो गया, ऐसे रिपीट करने के लिए। लेकिन मुझको तो ये 1 2 3 4 ऐसे सीरीज में चाहिए। तो सीरीज में चाहिए तो हमेशा ध्यान रखना 2 नंबर आपको लिखने ही लिखने हैं। 2 नंबर, अगर ऊपर से नीचे की तरफ बनाना है तो अप टू डाउन 1 2 2 नंबर लिखना है, उसके उससे कम नहीं, ठीक है। 2 नंबर हमको चाहिए ही चाहिए, तभी आप सीरीज बना सकते हैं, और जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। अब ये 2 लिखा, उसके बाद अब इन दोनों नंबर्स को मुझको सबसे पहले सेलेक्ट करना है। ये मैंने माउस पॉइंटर रखा और क्लिक प्रेस करके मैंने खींचा, देखिए हो गया सेलेक्ट। इस तरह से सिंपल मैंने सेलेक्ट करना इसीलिए अभी आप लोगों को दिखाया कैसे सेलेक्ट। तो ये सिर्फ सेलेक्ट किया। अब सेलेक्ट करने के बाद जो ब्लू कलर का या ग्रीन कलर का छोटा सा डॉट है, उसके ऊपर मैं माउस पॉइंटर रखता हूँ, देखिए प्लस का साइन बना, छोटा ब्लैक कलर का प्लस, ऐसे ही बनना है। फिर क्लिक प्रेस करके आप इसको खींचेंगे, खींचते ही देखिए सेकंड नंबर पे देखो बॉक्स आ रहा है, 3 आ गया, फिर देखो 4 आ गया। अब ये इसी तरह से जहां तक आप खींचते जाएंगे वहां तक ये उस तरह से नंबर बनता जाएगा। तो ऐसे आप सीरीज बना सकते हैं। याद रखना कोई भी 2 नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 और 3 लिख दिया, मतलब एक का गैप में लिख दिया मैंने। अब मैं इसको पकड़कर सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर डॉट पकड़कर मैं इसको खींचने लगता हूँ। तो अब देखिए एक एक के गैप में आ रहा है, देखिए 9 9 के बाद 11 आ गया, फिर 13 आ गया, देखिए 15 आ गया, एक एक के गैप में। तो जैसा आप 2 नंबर लिखेंगे वैसा ही सीरीज आपके सामने बनेगा। आप चाहें तो वर्टिकली ऊपर से नीचे की तरफ बनाइए या फिर हॉरिजेंटली बनाइए, बस लेकिन 2 नंबर आपको लिखना है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर कोई टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने कंप्यूटर लिखकर खींचा तो ये कंप्यूटर ही कंप्यूटर लेकर आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूं संडे मंडे, जैसे मैंने सन लिख दिया और इसको मैं पकड़कर इसको मैं खींचूं ये मैंने क्लिक प्रेस किया और नीचे की तरफ खींचा तो देखो मंडे ट्यूसडे। तो कुछ ऐसे लिस्ट हैं जो एक्सेल के अंदर पहले से स्टोर्ड हैं, है ना, जैसे संडे मंडे, संडे के बाद तो मंडे ही आना है। तो ऐसे लिस्ट इसके अंदर डले हुए हैं, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में और ऐसे भी संडे ऐसे भी लिख दो ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। और इसके बाद इसको पकड़कर मैं खींच लूं तो देखो संडे मंडे ट्यूसडे पूरा लिखा हुआ आ जाएगा, देखिए, ठीक है। तो ये लिस्ट इसके अंदर, ऐसे ही आप चाहें
तो आप देखेंगे यहाँ पर मैं लिखता हूँ जैसे जनवरी, फरवरी, जैसे शॉर्ट फॉर्म में जैन, ये मैंने लिखा और फिर ये पकड़कर मैंने खींच लिया तो देखिए जनवरी, फरवरी का आ गया। ये सारे लिस्ट इसके अंदर पहले से स्टोर्ड है। हम आगे चल के सीखेंगे कि अपना कस्टम लिस्ट जो हमको जरूरत पड़ता हो, वैसा लिस्ट भी हम स्टोर करके रख सकते हैं और उसका फर्स्ट वर्ड लिखकर खींचेंगे तो उसका भी लिस्ट हमको पूरा दिखाई देगा। जैसे मैंने यहाँ पे जनवरी ये मैंने लिखा, ठीक है पूरा। ऐसे आप पूरा भी लिख सकते हैं, ये मैंने सेलेक्ट किया फिर पकड़कर खींच लो तो देखो राइट की तरफ चला गया, ये नीचे देखो ये आ गया जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ऐसे कुछ लिस्ट उसके अंदर स्टोर्ड है, उसको हम इस तरह से ला सकते हैं। बाकी ऐसे ही कोई भी वर्ड लिखेंगे तो और सिंगल पकड़कर खींचेंगे तो क्या होगा, रिपीट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं, तो ऐसे हमको यूज करना बहुत आसान होता है। दूसरा और एक चीज याद रखो, यहाँ पे टाइप करते वक्त क्या, जब भी आप किसी भी सेल में टाइप करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे इसको भी ब्लैंक कर देता हूँ, मैंने सेलेक्ट किया ये सेल, फिर से ये मैंने सेल सेलेक्ट किया, इस पे मुझको कोई वर्ड टाइप करना है, मैंने टाइप कर दिया ये। अब टाइप कर रहा हूं तब तक ये कर्सर मूवमेंट इसके अंदर है। जब तक कर्सर ये ब्लैंक ब्लिंक करता हुआ कर्सर कहते हैं ना, जब तक ये इसके अंदर है, देखिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस डिसेबल हैं। तो हम कई सारे ऑप्शंस यानी जो भी फॉर्मेटिंग या जो भी ऑप्शन है वो सब डिसेबल हो जाते हैं जब तक कर्सर अंदर होता है। कर्सर अंदर होने का मतलब यही है ना कि हम अभी टाइप करने वाले हैं या टाइप करना चाहते हैं, तो इसी वजह से ये डिसेबल है। तो हम नहीं चाहते कि हम यानी कि अगर हमको इसमें कोई फॉर्मेट या किसी भी तरह का कोई भी चीज अप्लाई करना है तो हमेशा ध्यान रखना कर्सर यहाँ से पहले हटा लो, फिर उसके बाद किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए कोशिश करो। तो ये मैंने नीचे क्लिक कर दिया, कर्सर देखिए यहाँ से हट गया। अब इसके बाद किसी भी ऑप्शन को आप यूज कर सकते हो, इसको फिर से दोबारा क्लिक करो, ये सेलेक्ट हो गया, फिर यूज करो। तो कभी ऐसे ही करना, नहीं तो क्या होता है आप फिर इसी तरह से कर्सर चला जाता है और फिर उसके बाद बोलते रहते हैं अरे सर ये तो डिसेबल हो गया, ये तो काम ही नहीं कर रहा है ना। तो ये ध्यान रखना कर्सर की वजह से, जब तक कर्सर सेल के अंदर है कई सारे ऑप्शंस आपको डिसेबल मिलेंगे, क्योंकि एक्सेल को पता क्या चल रहा है कि आप टाइप कर रहे हो तो टाइप करते वक्त कई सारे ऑप्शंस आपको नहीं मिलते। दूसरा चीज, आप देखिए मैंने साइड में क्लिक किया, अब दोबारा इसी के ऊपर मैं फिर से क्लिक करके अगर मैं फिर से लिखना चाहूं तो फिर मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, चले कंप्यूटर, मैं इसके ऊपर फिर से क्लिक कर दिया और मैं इस पे लिख दिया मॉनिटर। तो हुआ क्या, उसने रिप्लेस कर दिया, पहला वाला हट गया और दूसरा वर्ड आ गया। तो याद रखना, जब भी आपको अगर किसी भी वर्ड को आपने लिख दिया किसी सेल में और उसके बदले कुछ और लिखना है या किसी यानी बदले लिखना है तो सिंपल दोबारा क्लिक करके टाइप कर दो। लेकिन अगर आपको लगता है कि मॉनिटर के बाद ही आपको कंप्यूटर लिखना है या मॉनिटर के जस्ट बाद आपको कोई और वर्ड लिखना है, तब तब आपको यहाँ कर्सर लेकर आना पड़ेगा। कर्सर लाने के लिए डबल क्लिक किया, कर्सर आ गया, अब स्पेस बार दिया, फिर यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। तो ये नहीं कि आपने सिंपल सेलेक्ट किया इसको और फिर लिखने करोगे तो पहले वाला जो टेक्स्ट है वो हट जाएगा और जो भी नया टाइप करोगे वो रह जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे सिंपल, जैसे याद होगा एक्सेल वर्ड हमारा लेटर टाइप करने के लिए, एक्सेल हमारा किस लिए, कैलकुलेशन करने के लिए बना हुआ। और हो सकता है मेरे पढ़ाने के बाद भी आप हो सकता है कुछ समय बाद फॉर्मूला भूल जाओ, और ये होगा ही, जैसे ही आपको गैप मिलेगा आप भूल जाओगे। तो फॉर्मूला हम सीखते हैं और फिर भूल भी जाते हैं। लेकिन एक फॉर्मूला है जो मैंने वर्ड में भी बोला था आप लोगों को, वो हमको हमेशा याद रहेगा, जो आपने बचपन से पढ़ा हुआ है स्कूल में, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, जो आपने 10th तक पढ़ते पढ़ते, भले हो सकता है 10th के बाद आपने मैथ्स नहीं लिया हो, लेकिन 10th तक तो हमने कैलकुलेशन करना सीखा ही है। तो वैसा नॉर्मल कैलकुलेशन करके आप सारा काम कर सकते हैं। यानी अपना 60 टू 70 हो सकता है 80% और कई जगहों पे तो हो सकता है 100% आप काम बिना एक्सेल के फॉर्मूले को यूज किए आप कर सकते हो, ठीक है। तो वो चीज आपको करना क्या है, जैसे आपके पास कोई भी नंबर है यहाँ पे, जैसे मैंने लिख दिया चलो 10 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 2, ठीक है। सिंपल सा दो नंबर मैंने रखा, ये इस तरह से मैंने रख दिया। अब मुझको करना क्या है, मुझको इसको कैलकुलेट करना है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड ये करना है। कहाँ पर, इस सेल में मुझको करना है। तो सिंपल सा प्लस करने के लिए प्लस का साइन यूज करते हैं, माइनस का साइन, इंटू डिवाइड, सारे साइन आप लोगों को पता है। सिंपल हमको बस एक चीज ध्यान रखना है, फॉर्मूला डालने से पहले इक्वल का साइन लगाना होता है, बस इतना सा याद रखना है। मैथ्स में भी तो यही करते हैं ना, इक्वल तो लगाते ही हैं, वैसे ही सेम यहाँ पर आप इक्वल का साइन लगाइए। अब किसको कैलकुलेट करना है, 10 को, तो 10 को मैं सेलेक्ट करूंगा माउस से, देखिए माउस से सेलेक्ट किया, उसका सेल नंबर आ गया। मुझको कोई मतलब नहीं है वो सेल नंबर क्या है, मुझको ये मतलब है कि मुझको टोटल किसको करना है, 10 को, तो 10 को मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर प्लस प्लस का साइन लगाया,
और फिर किसके साथ प्लस करना था, 2 के साथ, तो 2 को सेलेक्ट कर लिया, बस इतना सिंपल। ये नंबर्स मैंने बता दिया, ये नंबर क्या होते हैं, है ना, रो कॉलम के नंबर है। तो इस तरह से सिंपल हम सेलेक्ट करेंगे, वो अपने आप फॉर्मूला में एड्रेस आ गया, आपको सिंपल एंटर कर देना है। देखिए थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, ये आ गया, देखिए सेम ऐसे ये प्लस हो गया, तो इज इक्वल टू 10, माइनस के लिए देखिए डैश, और ये 2 एंटर, देखिए 8। ठीक इसी तरह से मुझको इनटू करना है, तो इक्वल 10 इनटू के लिए एस्ट्रिक, और ये 2 एंटर, देखिए। फिर इसी तरह से डिवाइड करना है, इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 2, डिवाइड के लिए फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं, ठीक है, और फिर एंटर, देखिए। तो प्लस माइनस इंटू डिवाइड जो भी आपने सीखा है बचपन में, उसका इस्तेमाल करके आप नॉर्मली आप देखिएगा, नॉर्मल डेली बेसिस से जो भी कैलकुलेशन आपको आता है, जो भी करना पड़ता है, आप उसी के हिसाब से ही तो करते हो ना, जो बचपन से आपने सीखा है। तो वैसे ही सेम चीज आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, और अपने सारे काम इसी तरह से, इन्हीं फॉर्मूले से आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम सीखेंगे आगे। दूसरा यहाँ पर जैसे मैं बता रहा था, यहाँ पर हमारा सबसे पहला सेक्शन जो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है वो है क्लिपबोर्ड। याद होगा हमने वर्ड में भी पढ़ा था, क्लिपबोर्ड, कट कॉपी पेस्ट, वही सेम चीज दिया, कोई नया चीज नहीं है। देखो ये कट, ये कॉपी के लिए, ये फॉर्मेट पेंटर, और ये पेस्ट, वही चीज। लेकिन एक छोटा सा चीज है जो यहाँ पर नया दिया है, आप देखेंगे यहाँ पर कॉपी के आगे एक एरो बना दिया है, और इसको मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे कॉपी तो दिया है, साथ ही यहाँ पे कैसा दिया है, कॉपी एज पिक्चर। तो कॉपी कैसे कर सकते हैं, पिक्चर की तरह भी कॉपी कर सकते हैं। चलो देखते हैं इसको। तो मैं यहाँ थोड़ा सा पहले तो साइज बड़ा कर देता हूँ इसका, मैंने सेलेक्ट किया, ये बड़ा किया, और यहाँ पर मैंने क्लिक किया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 10, ठीक है, ये 10 लिखा हुआ है। और फिर मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर मैं जाता हूँ नॉर्मल कॉपी पे, और कॉपी को मैंने पहले तो मैं नॉर्मल कॉपी दिखाता हूँ। ये मैंने जैसे कॉपी को क्लिक किया, देखिए यहाँ पे रनिंग लाइन आ गया ना, रन कर रहा है, देखिए राउंड राउंड इस तरह से। तो जब भी कंप्यूटर में इस तरह से रन करता हुआ लाइन दिखाई दे, तो इसका मतलब वो सेल को आपने कॉपी या कट किया हुआ है, तो अभी वो ऐसा दिख रहा है। अब मैं इसी के बाजू में जाता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ, और ये मैंने पेस्ट बोल दिया, तो देखिए पेस्ट हो गया। अभी भी ये कॉपी मोड में ही है, आप फिर से पेस्ट बोलेंगे तो इसी को फिर से कॉपी पेस्ट कर देगा। मैं स्केप, इसको यहाँ से ऐसे रनिंग लाइन को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, स्केप की प्रेस किया, देखिए अब ये हट गया। तो नॉर्मल कॉपी पेस्ट ये है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया, मैंने ये सेलेक्ट किया, और ये मैं गया सिंपल कॉपी एज पिक्चर, ये मैंने क्लिक किया। नाम से ही पता चल रहा है ना, कॉपी एज पिक्चर क्या मतलब हुआ, फोटो की तरह कॉपी करो। तो वही चीज, अब यहाँ एक बॉक्स आ गया, देखिए बॉक्स में क्या बोल रहा है, देखो सेलेक्टेड है एज शोन ऑन स्क्रीन, स्क्रीन यानी ये स्क्रीन, स्क्रीन में कैसा दिख रहा है वैसा कॉपी करो, और किसकी तरह, पिक्चर की तरह, ठीक है। मैंने ओके बोल दिया। ओके बोलने के बाद मैंने यहाँ पर नीचे रखा, थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे रखा, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ नॉर्मल पेस्ट। जैसे मैंने पेस्ट किया, देखिए आ गया, पिक्चर है तो पिक्चर की तरह ही आया। आप जब भी फोटो इंसर्ट करते हैं तो ऐसे ही डॉट्स आते हैं ना। अब इन डॉट्स को मैं पकड़कर इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं आप लोगों को, तो ये बड़ा हो गया, देखिए सिंपल। ये 10 कैसा लिखा हुआ, देखो इसके बाजू में बॉर्डर बना हुआ है ना, वैसे ही देखो ये वाला बॉक्स, इसके अंदर भी तो बॉर्डर बना हुआ है ना, साइड में क्लिक करता हूँ, देखो देखो ये बॉर्डर बना हुआ आया, जैसा इस 10 के आगे चारों साइड बना है। तो उस तरह से, क्योंकि शोन, तो हमने क्या बोला था, जैसा वो दिख रहा है वैसा ही पिक्चर की तरह बनाओ, तो ये। और ये ट्रांसपेरेंट है, देखो इसके ऊपर रखता हूं तो देखो ट्रांसपेरेंट है, पीछे भी दिखाई दे रहा है। ठीक, इसको हटाता हूं मैं, दोबारा से फिर इसको सेलेक्ट करता हूं, और फिर से कॉपी एज पिक्चर, और इस बार मैं दूसरा ऑप्शन लेता हूं, पिक्चर की जगह बिटमैप ले लेता हूं। बिटमैप याद होगा, पेंट, ये मैंने टिक किया, ओके बोला। अब यहाँ पे फिर से नीचे रखता हूँ और पेस्ट करता हूँ, तो इस बार फिर से आ गया, देखिए। लेकिन इस बार क्या फर्क है, थोड़ा देखना, इसको मैं बड़ा करता हूँ। जैसे ही मैं बड़ा करूंगा, देखो ये थोड़ा धुंधला होने लगा ना, ब्लर होने लगा। ब्लर क्यों, क्योंकि पेंट में ऐसे ही होता है, पेंट में आप जो भी ड्रॉ करते हो पिक्चर की तरह, और उसको बड़ा करोगे तो वो ऐसे ही ब्लर होता है। और ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, देखो ना, इसके ऊपर रखता हूँ, देखो पीछे का छुप गया, ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, ठीक है। तो ये बिटमैप। ठीक इसी तरह से मैंने फिर से इसको सेलेक्ट किया, और फिर मैंने कॉपी बोला, फिर यहाँ नीचे रखा, और फिर मैं कॉपी, नॉर्मल कॉपी बोल दिया मैंने, यहाँ पे रखा कॉपी एज पिक्चर। अब आप देखिएगा दूसरा ऑप्शन है एज शोन विथ व्हेन प्रिंटेड, कैसा, वैसा कॉपी करो जैसा प्रिंट में आएगा। इसको मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब ये दोनों ऑप्शन देखो टिक नहीं है, इसको सेलेक्ट किया, ओके बोला, और फिर यहाँ नीचे आया, और फिर पेस्ट बोला। तो इस बार फिर से ये आ गया, देखिए पिक्चर की तरह, लेकिन इसको मैं बड़ा करता हूँ, तो इसमें आप देखिए कोई बॉर्डर नहीं है, देखो यहाँ साइड में क्लिक किया, बॉर्डर है क्या इसमें, नहीं है। क्यों,
क्योंकि जब हम इसको प्रिंट करेंगे, जब इस शीट को मैं प्रिंट करूंगा, तो ये जो आपको बॉक्सेस के बॉर्डर नजर आ रहे हैं ग्रे कलर के पतले पतले छोटे छोटे, ये प्रिंट में नहीं आएंगे। देखिए फाइल में जाता हूँ और प्रिंट कमांड देता हूं, तो आप देखिए ये जो पेज हमारा, देखो इसमें क्या लाइंस दिखाई दे रहे हैं? नहीं। मतलब क्या हुआ? मतलब प्रिंट में ये लाइंस नहीं आते। ठीक है, इसीलिए इसीलिए ये इस तरह से बिना बॉर्डर का ये लेकर आया। ठीक है, तो ऐसे पिक्चर की तरह कॉपी करने के लिए आपको ये ऑप्शन दिया। याद होगा हमने पेंट वर्ड में पढ़ा था, पेस्ट स्पेशल भी होता है। यहाँ पर भी पेस्ट स्पेशल दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम पेस्ट स्पेशल नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि यहाँ पर पेस्ट स्पेशल करने के बहुत अलग अलग ऑप्शन है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, देखिए पेस्ट स्पेशल, तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, ऑल, फॉर्मूलाज, वैल्यूज, कमेंट्स, वैलिडेशन बोलकर भी दिया। तो ये सारी चीजें तो अभी हमने ठीक तरह से पढ़ा नहीं है, तो पहले हम इन चीजों को अच्छे से जान लें, फॉर्मूला कैसे लगाते हैं या फिर वैलिडेशन क्या होता है ना, ये सारी चीजें जब हम सीख लेंगे तब फिर हम वापस यहाँ पे आएंगे पेस्ट स्पेशल को खास पढ़ने के लिए। ठीक है, तो अभी इसको हम छुएंगे नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। दूसरा, इसके आगे देखें तो आप देख सकते हो फॉन्ट। फॉन्ट तो वही है ना जो वर्ड में था, फॉन्ट चेंज कर सकते हो, साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इस तरह से ये दिया है फिल करने, टेक्स्ट का कलर। यहाँ पे बॉर्डर यहाँ पे दिया हुआ, देखिए इसका क्या यूज है? सिंपल, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये बॉक्सेस प्रिंट में नहीं आते और आप चाहते हो नहीं प्रिंट करना है आपको, तो आप क्या करोगे, आप सिंपल जितना एरिया को सेलेक्ट करना है कर लो, और यहाँ से बॉर्डर लाइन, जैसे याद होगा टेबल में हमने सीखा ही था, तो इसमें वही सेम चीज दिया, ऑल बॉर्डर बोलोगे तो सब आ जाएगा। डार्क वाला भी थिक लाइन भी दिया हुआ है, मैंने ऑल बॉर्डर बोला और आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ये डार्क लाइन आ गया ब्लैक कलर का। अब ये जो डार्क लाइन आ गया वो आपको प्रिंट में जरूर आएगा, तो ये मैंने क्लिक किया, देखिएगा ये आ गया डार्क लाइन। तो वो डार्क लाइन आप इसमें बॉक्सेस में दोगे सेल्स को, तो आप यहाँ पर क्या कर सकोगे, उसको प्रिंट भी निकाल सकोगे। तो इसके लिए आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पर ठीक, इसके आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमको अलाइनमेंट बोलकर दिया हुआ है। ये भी हमने वर्ड में पढ़ा हुआ है, सेल के अंदर किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट राइट सेंटर सेट करने के लिए। मैं सेल का साइज बड़ा करता हूँ, देखिए ये मैंने बड़ा किया इस तरह से, और इसके अंदर मैं टाइप करता हूँ, ये मैंने टाइप किया कंप्यूटर, और ये कंप्यूटर टाइप किया, तो बाय डिफॉल्ट इसका अलाइनमेंट क्या है, देखो बॉटम है ना। बाय डिफॉल्ट किसी भी सेल में आप टाइप करते हो तो उस सेल के अंदर नीचे की तरफ प्रिंट आता है, लेफ्ट साइड में नीचे। और यही चीज हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए ये दिया हुआ है, यहाँ से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने ये बॉटम, ये वाला देखो माउस पॉइंटर रखता हूँ बॉटम अलाइन, इसको मैंने क्लिक किया तो सेंटर देखिए बीच में आ गया, फिर इसको क्लिक किया तो ये टॉप, देखिए सेल के टॉप में आ गया। इसी तरह से ये ऑप्शन दिया हुआ है लेफ्ट, तो ये लेफ्ट तो है ही पहले से, इसको मैंने क्लिक किया सेंटर हो गया, देखिए इसको क्लिक किया देखिए राइट चला गया। ऐसे लेफ्ट सेंटर राइट आप कर सकते हैं। दूसरा, इसी तरह से आपके पास ये दो ऑप्शन दिया, इंडेंट्स, याद होगा वर्ड में हमने पढ़ा था इंडेंट, लेफ्ट साइड में देखो ये गैप बनाने के लिए, ऐसे डिक्रीज कर सकते हैं इंडेंट, इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर आपको और क्या दिया हुआ, ये देखिए दिया ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन किस तरह से, इसको मैं क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट को अलग अलग एंगल्स में आप इसको घुमा सकते हैं। तो ये एंगल में देखिए काउंटर क्लॉकवाइज, ये क्लिक किया देखिए घूम गया। इसी तरह से इसको डाउन की तरफ, इसी तरह से इसको रोटेट टेक्स्ट अप, इस तरह से रोटेट टेक्स्ट डाउन, है ना, ऐसे बहुत सारे। और यहाँ पे वर्टिकल भी दिया है, इसका क्या मतलब है मैं अगली क्लास में बताऊंगा। अभी तो सिंपल से समझ लो कि इनका डायरेक्शन के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, इनको रोटेट कर सकते हो, जिस एंगल में भी आप इसको रोटेट करना चाहो वैसा आप घुमा सकते हो। इसके लिए आपको सिंपल सा ऑप्शन ये ओरिएंटेशन दिया हुआ है। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ देखिएगा व्रैप टेक्स्ट, याद होगा वर्ड में भी था ये वर्ड व्रैप टेक्स्ट। ये क्या होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पर कुछ टाइप करता हूँ, देखो ये रखा मैंने और ये मैंने टाइप किया, सिंपल ये टाइप करते करते जैसे मैंने बताया कि सामने अगर बाजू वाले सेल में कुछ नहीं लिखा है तो ये उसके ऊपर होते हुए आगे बढ़ जाता है। ये आगे बढ़ गया, मैंने इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं मैं, ये मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, देखिए ये सेल का साइज मैंने बड़ा कर दिया, ये सब आगे बढ़ गए, है ना। तो मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और टेक्स्ट लिख देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ मैं, ये मैंने स्पेस दे देकर टाइप किया है ना, स्पेस दे देकर मैं थोड़ा ज्यादा टाइप करता हूँ, ये दूसरी जगह पे चला गया, बहुत आगे चला गया। सेल का साइज देखो विड्थ कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। मैं चाहता हूँ कि ये जो सेल का साइज इतना चौड़ा है, इतने ही विड्थ पे ये जो सारे आगे निकल गए वो नीचे एक के नीचे एक के नीचे ऐसे लाइन में अरेंज हो जाए, ऐसे आगे ना जाए, जो सेल का विड्थ है उसी के हिसाब से डाउन डाउन मैनेज हो जाए, यानी कि वो अपने आप को एडजस्ट कर ले। तो आपको इसको सेलेक्ट करना है,
और कौन सा ऑप्शन यूज करना है, ये wrap टेक्स्ट को। जैसे ही देखिएगा मैं इसको क्लिक करूंगा, ये सारे टेक्स्ट ऑटोमेटिक इसी विड्थ के अंदर नीचे नीचे सेट हो जाएंगे। देखिए मैंने क्लिक किया और क्लिक करते ही देखिए अरेंज हो गए। तो इस तरह से जो भी टेक्स्ट बहुत आगे निकल जाते हैं, आप चाहते हैं कि उसी विड्थ के अंदर ही वो अपने आप एडजस्ट हो जाए, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन क्या दिया, देखिए मर्ज सेल्स। मर्ज याद होगा आप लोगों को, एक्सेल वर्ड में भी पढ़ा था हमने टेबल बनाते वक्त। यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन है, मर्ज एंड सेंटर। क्या मतलब हुआ, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ, चलो यहाँ पर मैं सिंपल एक वर्ड लिखता हूँ, देखो कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर लिखा, किस सेल में, इस सेल में। मैं क्या करता हूँ, ये 3 सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, GHI, ये तीनों। अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि यहाँ पे गया मैं और इस पे मैंने ले लिया मर्ज एंड सेंटर, ये क्लिक किया तो देखिए वो तीनों सेल्स को उसने क्या किया, मर्ज कर दिया, मिला दिया। और जो टेक्स्ट मैंने लिखा था उसको क्या कर दिया, उसने सेंटर कर दिया, सिंपल सा। ठीक इसी तरह से दूसरा ऑप्शन क्या, मर्ज अक्रॉस। देखो ये जैसा आइकॉन बना हुआ है इसके सामने, वैसे ही काम करता है। मर्ज अक्रॉस क्या काम करता है, ये मैंने सेलेक्ट किया इतने सारे सेल, देखो कॉलम 1 2 3 4 कॉलम, और रो भी मैंने बहुत सारे सेलेक्ट कर लिए। ये मर्ज कैसे करेगा, ये मर्ज करेगा इस तरह से रो में, ऐसे ऐसे रो वाइज मर्ज करता है। मर्ज अक्रॉस कैसे मर्ज करता है, रो में जितना भी आपने सेलेक्ट किया उसको। तो ये सिलेक्टेड है, मैं यहाँ पे गया और मर्ज अक्रॉस, ये मैंने क्लिक किया तो देखिए ये सारे रो में मर्ज हो गए। देखिए देखिए ये के नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे, देखिए तो ऐसे रो में मर्ज करता है ये। ठीक, ऐसे ही एक और ऑप्शन इसके अंदर दिया, ये मैंने सेलेक्ट किया और सिंपल यहाँ पर दिया हुआ मर्ज सेल्स, सिंपल मर्ज कर दो, ये क्लिक किया और ये मर्ज। जितने भी आप इस तरह से बहुत सारी चीजों को सेलेक्ट कर लोगे तो भी वो उसको एक साथ मर्ज कर देगा, देखिए एक साथ मर्ज हो गया। और ठीक यहाँ पर दूसरा ऑप्शन क्या दिया, अनमर्ज सेल्स। अनमर्ज नाम से ही पता चल रहा है, जो आपने मर्ज किया उसको वापस वैसे ही कर दो, ये क्लिक किया देखिए वापस पहले जैसा हो गया। तो ऐसे मर्ज भी कर सकते हैं और अनमर्ज भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं वापस पहले जैसा। तो ऐसे ये सारे ऑप्शंस हमको दिए हुए हैं। तो ये सिंपल मैंने अभी यहाँ तक तो सिंपल ठीक था, लेकिन इस सेक्शन में, अलाइनमेंट सेक्शन में, मैंने अभी सिंपल ऊपर ऊपर तरीके से आप लोगों को बताया। अगली क्लास में हम थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे अलाइनमेंट को, और थोड़ा कई सारे ऑप्शन इसके अंदर और हैं उसको भी देखेंगे। तो अभी सिंपल तरीके से कैसे ऑपरेट करना है एक्सेल को, उस चीज को आप लोग चेक करो, है ना। कैसे लिखना है, जैसे मैंने जो लिखने का तरीका, सेलेक्ट करने का तरीका जो बताया, या किसी चीज को ड्रैग करने का तरीका, उस चीज को थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो आज के लिए बस यहीं तक करते हैं, है ना। तो इन चीजों को थोड़ा सा देख लो, चलिए।